गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर बड़ा आईएसओ प्रोडक्ट कर्व या आईएसओ के कर्व का जो टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर अपन ने इससे पहले वाली क्लास में इसकी आईएसओ प्रोडक्ट कर्व होता है कि इसका मीनिंग उसका टेबल के द्वारा बड़ा डायग्राम के द्वारा उसकी मेन प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन ने कंप्लीट किया था। आज अपन इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो ले रहे हैं ऑप्टिमम इनपुट कॉम्बिनेशन, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं, और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अब देखिए आईएसओ प्रोडक्ट कर्व के अंदर अपन ये मान के चलते हैं कि किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए दो उत्पादन के संसाधन, टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अपन यूटिलाइज करते हैं, उसके लिए उसको काम में लेते हैं। अब इसके अंदर जो ऑप्टिमम जो इसके अंदर इनपुट कॉम्बिनेशन या लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन या प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, यानी प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम उस पॉइंट के ऊपर होगा जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट के ऊपर उसको मैक्सिमम प्रोडक्शन प्राप्त हो सके, जिसके द्वारा वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, अधिकतम कर सके। वो क्या कहलाता है इसके अंदर ऑप्टिमम इनपुट कॉम्बिनेशन या लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन या प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, कई बार बड़ा इसके अंदर एग्जाम में छोटा ही पॉइंट बनता है, इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है कि इसके अंदर कई बार पूछ लिया जाता है कि आप ऑप्टिमम इनपुट कॉम्बिनेशन से क्या समझते हैं। ठीक है, या इसके अंदर लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन या प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम किस पॉइंट के ऊपर होता है, ये सब क्वेश्चन इसके अंदर कई बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर जो प्रोड्यूसर है उसका इक्विलिब्रियम या ऑप्टिमम इनपुट कॉम्बिनेशन या लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन उस पॉइंट के ऊपर होता है जिसके अंदर ऐसा कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर अपने लास्ट क्लास में किया था कि एक कैपिटल होता है और एक लेबर होती है। कैपिटल और लेबर के द्वारा कोई भी प्रोड्यूसर है किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन करता है आईएसओ प्रोडक्ट कर्व के अंदर, और उसका जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है उस पॉइंट पर होता है जहाँ पे उसको मिनिमम कॉस्ट, यानी ऐसा कॉम्बिनेशन दोनों का जहाँ पे उनकी कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए, यानी लेबर और कैपिटल की इतनी यूनिट लगाए जो उसकी कॉस्ट है वो मिनिमम आए और प्रोडक्शन उनको उतना ही मिलना है इसके अंदर। क्योंकि आईएसओ प्रोडक्ट कर्व के अंदर देखिए अपन ने अलग अलग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन का अंदर अपन ने देखा था कि 6:1 हो जाता है, फिर 4:1 हो जाता है, 2:1 हो जाता है, 1:1 हो जाता है। इसके अंदर कौन सा ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है वो अपने को इसमें देखना होता है। ठीक है, और जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट को ऊपर उसको सेम प्रोडक्शन मिल रहा है तो उसको वो चूज करेगा कोई भी प्रोड्यूसर, क्योंकि उसको मिनिमम कॉस्ट के ऊपर मैक्सिमम प्रोडक्शन उसको प्राप्त हो रहा है इसके अंदर। अभी ऑप्टिमम जो कॉम्बिनेशन है या ऑप्टिमम इनपुट कॉम्बिनेशन है, इसकी कुछ एजम्पशंस है, कुछ मान्यताएं, उस मान्यताओं के ऊपर ये आधारित है। तो इसकी कुछ मान्यताएं इस प्रिंसिपल की वो कौन कौन सी मान्यताएं, इसके अंदर फर्स्ट जो एजम्पशंस है वो ये बता रखा है कि कैपिटल एंड लेबर आर टू फैक्टर्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। कि सबसे पहले इसकी इस मान्यता के ऊपर आधारित है ये कि किसी भी गुड्स और कमोडिटी का प्रोडक्शन करने के लिए दो फैक्टर, जिसमें एक तो कैपिटल और एक लेबर है, वो यूटिलाइज किए जाएंगे, लगाए जाएंगे किसी भी गुड्स या कमोडिटी का प्रोडक्शन करने के लिए। सेकंड दे रखा है इसके अंदर एजम्पशंस के अंदर ऑल द यूनिट्स ऑफ बोथ फैक्टर्स आर होमोजीनियस। ये कह रहा है कि जो दोनों फैक्टर आपने यूज किए हैं, एक तो कैपिटल और एक लेबर, उनकी जो कितनी भी यूनिट्स आपने इंक्रीज करेंगे या इसके अंदर बढ़ाएंगे, चाहे वो कैपिटल की हो चाहे लेबर की हो, वो होमोजीनियस होगी, यानी समरूप होगी, इसमें किसी प्रकार का है ना अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा एजम्पशन है प्राइस ऑफ इनपुट्स फैक्टर आर गिवन, यानी दोनों फैक्टर की जो प्राइस है कैपिटल की और लेबर की वो अपने को क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी, या इस लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन को अगर अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके अंदर दोनों फैक्टर की कॉस्ट अपने को मिलेगी इसमें। ठीक है, दी हुई मिलेगी। टोटल मनी आउटले इज आल्सो गिवन, यानी जो प्रोड्यूसर है उसके द्वारा कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, कितनी पूंजी उसके अंदर लगाई जाएगी, वो भी अपने को मॉनेटरी टर्म्स के अंदर दी हुई मिलेगी, यानी अमाउंट के अंदर दी हुई मिलेगी। देयर इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन फैक्टर मार्केट, यानी फैक्टर मार्केट के अंदर परफेक्ट कॉम्पिटिशन है वो अपने को देखने को मिलेगा। फैक्टर मार्केट्स और एक कमोडिटी मार्केट।
फैक्टर मार्केट का यानी जहाँ पे गुड्स को बनाने के लिए फैक्टर्स अपन लेते हैं, जिसके अंदर कैपिटल है या लेबर है या कोई अदर फैक्टर है, लेकिन इसके अंदर अपने को कैपिटल और लेबर ही लेना है। तो ये कह रहा है कि कैपिटल मार्केट और लेबर मार्केट जहाँ पे फैक्टर अपन इसके अंदर यूज करेंगे उसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति होगी। और उसके बाद में यदि अपने इसकी स्टडी करेंगे तो इसके अंदर ऐसा कॉम्बिनेशन जहाँ पे अपने को मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम कॉम्बिनेशन जो प्रोडक्शन प्राप्त हो और जो प्रोड्यूसर है वो अपना प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज कर सके, वही प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, वही ऑप्टिमम इनपुट कॉम्बिनेशन होता है और वही लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कहलाता है इसके अंदर। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है बेटा। इसके अंदर अपने यदि क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का सबसे पहले मीनिंग लिखना है कि इसके अंदर आइसो प्रोडक्ट करो के अंदर अपन ये एज्यूम करते हैं कि किसी भी कमोडिटी या गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए टू फैक्टर्स को यूज करते हैं, जिसमें एक कैपिटल होता है और एक लेबर होता है। कैपिटल और लेबर के द्वारा अपन अलग अलग इसके आइसो प्रोडक्ट करो के अलग अलग कॉम्बिनेशन अपन लेते हैं, जिसके अंदर प्रत्येक कॉम्बिनेशन के अंदर ये होता है कि एक फैक्टर को यदि आप इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरे फैक्टर को अपने को डिक्रीज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके द्वारा जो कैपिटल आउटले जो इन्वेस्ट किया जा रहा है वो कैपिटल आउटले जो है वो क्या लिमिटेड है। उसके बाद में जो प्रोड्यूसर है उस कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट करेगा जहाँ पे उसका प्रोडक्शन तो सेम रहे लेकिन उसकी कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए और प्रोडक्शन उसको जितना होना है उतना ही होगा इसके अंदर। इसके द्वारा यदि कॉस्ट कम होगी और प्रोडक्शन उसका जितना मैक्सिमम हो उतना ही है तो इस स्थिति के अंदर उसका डिफरेंस है वो प्रॉफिट बढ़ेगा और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो वही इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। उसके बाद में इसके एजम्पशंस हैं, ये मान्यता है, जिसके अंदर पहला मैंने बताया कि इसमें दो फैक्टर्स होते हैं, एक कैपिटल और एक लेबर, और इसके अंदर प्रत्येक यूनिट्स ऑफ फैक्टर वो होमोजीनियस होती है। तीसरा प्राइस ऑफ इनपुट्स गिवन होता है, टोटल मनी आउटले कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो इसमें दिया होता है और परफेक्ट कॉम्पिटिशन की स्थिति अपने को देखने को मिलती है। तो ये इसके अंदर अपना पार्ट है इसके अंदर। अब इसके अंदर आता है अपना जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है बेटा, वो अपन इसके द्वारा भी देख सकते हैं। किसके द्वारा? आइसो प्रोडक्ट कर्व के द्वारा भी अपन लॉ ऑफ जो रिटर्न टू स्केल है जिसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड है ना, कांस्टेंट ट्रेंड है या डिमिनिशिंग ट्रेंड है, वो अपन आइसो प्रोडक्ट के द्वारा भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा अपन उनको ले रहे हैं इसके अंदर लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बाय आइसो प्रोडक्ट कर्व। इसके अंदर बड़ा कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल को आइसो प्रोडक्ट कर्व के द्वारा एक्सप्लेन कीजिए, यानी इसके अपने को आइसो प्रोडक्ट कर्व के द्वारा इसको समझाना होता है। तो देखिए इससे पहले की क्लासेस के अंदर बड़ा अपने लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, उसके अंदर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और उसके बाद में डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल अपने डिस्कस किया था। अब इसके अंदर देखिए पहला वो ये बड़े इसके अंदर फर्स्ट के अंदर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब है कि मान लीजिए यदि अपन जितना इनपुट इसमें इन्वेस्ट करते हैं, यदि इनपुट जितना अपने द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है उससे यदि ज्यादा प्रोडक्शन अपने को प्राप्त होता है तो वो कहलाता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब आइसो प्रोडक्ट कर्व के अंदर बड़ा ये मान के चलते हैं कि एक फैक्टर x और एक फैक्टर y के द्वारा अपन प्रोडक्शन करते हैं, यानी इसके अंदर x है वो मान लीजिए लेबर है और y है वो इसके अंदर कैपिटल है। और उसके अंदर जब अपन एक यूनिट x की और एक यूनिट y की लगाई तो अपने को 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन मिला, ठीक है। और अगर बेटा इसके अंदर अपन इंक्रीज करते हैं, यदि x की 2 यूनिट और y की भी 2 यूनिट यदि लगा देते हैं तो अपना प्रोडक्शन है वो मान लीजिए कितना हो जाता है 240। तो देखिए अपना जो प्रोडक्शन है वो अपने यूनिट तो एक एक इंक्रीज की, यानी 100% अपने इसके अंदर इंक्रीज किया, लेकिन प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कितना हो गया 140% से, यानी 140% से प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। ये इसका इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है। उसके बाद जैसे अपन ने 3 यूनिट x की और 3 यूनिट y की लगाई और अपना जो प्रोडक्शन है वो हो गया मान लीजिए कितना 400 यूनिट। तो ये क्या कहलाता है? अपना इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहलाता है। अब इसको अपन आइसो प्रोडक्ट कर्व के द्वारा कैसे दिखाएंगे, तो इसके लिए इसका एक डायग्राम बनाते हैं अपन। ये o एक्सिस है और ये y एक्सिस है इसके अंदर। तो o एक्सिस के ऊपर लिखेंगे अपन जैसे लेबर
और यहां पे हम लिख देते हैं इसके कैपिटल। ठीक है, ये बड़ा इसकी प्रोडक्शन लाइन है, इसको अपन पी से इंडिकेट करेंगे। जैसे जैसे अपन इनपुट यूज करेंगे तो प्रोडक्शन है यानी स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो लगातार क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो ये अपन इसको पी से इंडिकेट करेंगे। अब मान लीजिए बेटा आपने 1 यूनिट है ना कैपिटल की और 1 यूनिट लेबर की लगाई, तो आपको प्रोडक्शन मिला कितना, प्रोडक्शन इसके अंदर ये अपन लिख देते हैं के और ये इसके अंदर लिख देते हैं एल। तो अपना ये प्रोडक्शन है, ये आईपीसी हो जाएगा आई और ये 100। ठीक है, उसके बाद में सेकंड अपन ने इसके अंदर इंक्रीज किया, 1 यूनिट और कर दिया अपन ने। तो इसके अंदर सेकंड यूनिट जब अपन ने लगाया ये L1 हो जाएगा, ये K1 हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना आईपीसी। और यहां पे अपने को प्रोडक्शन मिला कितना 240, यानी अपने यूनिट तो एक ही इंक्रीज की लेकिन प्रोडक्शन है वो अपने को ज्यादा मिल रहे हैं। फिर बड़ा थर्ड यूनिट अपने लगाई, कैपिटल की भी लगाई और लेबर की भी लगाई, है ना। ये K2 हो जाएगा और ये हो जाएगा L2 हो जाएगा। अब अपना आईपीसी है, आईपीसी मिला अपने को कितना, आईपीसी 400। तो ये क्या कहलाता है, इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ स्केल कहलाता है। इसका अगर अपन देखें कि अपन जो कैपिटल और लेबर है उसकी यूनिट तो 1 प्लस कर रहे हैं, इसके अंदर एक यूनिट को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन अपने को जो प्रोडक्शन है वो बड़ा उससे ज्यादा प्राप्त हो रहा है। तो वो क्या कहलाता है, इसके अंदर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहलाता है। यानी देखिए यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम होगा, क्योंकि इसके अंदर अपना जैसे जैसे यूनिट को अपन इंक्रीज कर रहे हैं, अपनी यूनिट तो सेम इंक्रीज हो रही है लेकिन अपने को प्रोडक्शन है वो ज्यादा प्राप्त हो रहा है। यानी जितना अपन इनपुट इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा प्रोडक्शन प्राप्त हो रहा है। तो वो क्या कहलाता है, अपना इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहलाता है। उसके बाद में सेकेंड अपन ले रहे हैं इसके अंदर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के अंदर बड़ा अपना डायग्राम है। ये देखिए डिस्टेंस है, ये धीरे धीरे कम होता रहेगा। अब इसको अपन और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे अब मान लीजिए अपन नेक्स्ट यूनिट है इसके अंदर कैपिटल की और लेबर की इन्वेस्ट की, तो ये जाएगा K3 और L3 और ये अपना आईपीसी नेक्स्ट आ जाएगा और ये आईपीसी आ गया मान लीजिए 520। ठीक है, ये बड़ा इसके अंदर क्या कहलाता है अपना कि प्रोडक्शन का इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहलाता है। यानी नेक्स्ट अपन जैसे इसका जो डिस्टेंस है वो कम होता रहेगा। नेक्स्ट इसके अंदर अपना जो सेकंड है इंक्रीजिंग के बाद में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल यानी समतामान प्रतिफल। रिटर्न टू स्केल यानी पैमाने का समतामान प्रतिफल। ये बड़ा इसके अंदर ये होता है कि जितना आपने इनपुट उसमें इन्वेस्ट किया है उतना ही आपका आउटपुट है वो सेम रेशियो से इंक्रीज होता है। वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहलाता है। जैसे इसके अंदर अपन देख सकते हैं, जैसे बड़ा x एक y की यूनिट लगाई, प्रोडक्शन हुआ 100 का। यदि अपन ने x की और y की यदि यूनिट है वो डबल कर दिया तो प्रोडक्शन भी डबल हो गया। यदि इसकी फिर 3 यूनिट अपन ने x की और 3 यूनिट y की कर दी तो प्रोडक्शन भी उसी अकॉर्डिंग अपना 3 टाइम्स हो गया, यानी 3 गुना हो गया। तो वो क्या कहलाता है, इसके अंदर जितना इनपुट अपन इंक्रीज कर रहे हैं सेम प्रोपोर्शन के अंदर यदि आउटपुट भी इंक्रीज होता है तो वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहलाता है। जैसे इसके अंदर इसको भी अपन देख सकते हैं, ये o एक्सिस मैडम, ये y, यहाँ पे कैपिटल और यहाँ पे अपन ने लेबर दिया। ठीक है, ये प्रोडक्शन लाइन बड़ा अपनी P है। अब मान लीजिए अपन ने K की और L की है ना, यानी कैपिटल और लेबर की एक यूनिट लगाई, अपने को प्रोडक्शन हो रहा है आईपीसी 100। ठीक है, थोड़ा सा
उसके बाद में अपन ने सेकंड सेम प्रोपोर्शन के अंदर चेंज होना है, यानी कैपिटल की भी नेक्स्ट यूनिट लगाई और लेबर की भी नेक्स्ट यूनिट लगाई, तो अपना प्रोडक्शन हो गया, ये हो जाएगा IPC 200। यानी सेम प्रोपोर्शन के अंदर चेंज हो रहा है, जितना इनपुट इंक्रीज हो रहा है उतने आउटपुट हो रहे हैं। फिर कैपिटल की 2 और इसके अंदर भी लेबर भी 2 कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपना प्रोडक्शन इंक्रीज होके IPC 300 यूनिट। तो ये क्या कहलाता है, अपना कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहलाता है। यदि सेम प्रोपोर्शन के अंदर यदि परिवर्तन होता है, जितना इनपुट में इंक्रीज हो रहा है उतना आउटपुट के अंदर यदि इंक्रीज होता है, तो क्या कहलाता है, अपना कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहलाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये देखिए लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में बड़ा ये चीज है, पहला इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आता है, दूसरा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल आता है और तीसरा डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल आता है। तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल के अंदर भी सेम प्रोपोर्शन के अंदर यदि चेंज करते हैं, तो जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज तो होता है, लेकिन बड़ा इंक्रीज होता है वो कौन सी रेट से होता है, डिक्रीजिंग रेट से होता है। तो वो क्या कहलाता है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल कहलाता है। तो इसका नेक्स्ट है रिटर्न्स टू स्केल। अब देखिए बड़ा डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल के अंदर आपको यही बताया था ना कि जितना अपन इनपुट इसमें इंक्रीज करेंगे, अपने को जो उत्पादन है वो कम प्राप्त होगा। जैसे अपने इसके अंदर ये मान के चलते हैं, पहले x की 1 यूनिट y की यूनिट लगाई, बड़ा 100 का प्रोडक्शन। यदि अपन x की और y की यूनिट को एक यूनिट में इंक्रीज करते हैं तो प्रोडक्शन 180। उसके बाद में नेक्स्ट है x की और y की यदि यूनिट को अपन एक यूनिट को और इंक्रीज कर देते हैं, तो इसके अंदर अपना जो प्रोडक्शन है वो कितना प्राप्त होता है, 250। यानी अपन जैसे इनपुट को जिस प्रोपोर्शन के अंदर चेंज कर रहे हैं, उस प्रोपोर्शन से अपना आउटपुट है वो बड़ा डिक्रीजिंग रेट से प्राप्त होता है। यानी उसी प्रोपोर्शन से यदि इंक्रीज नहीं होता, बल्कि कम प्रोपोर्शन से यदि इंक्रीज होता है, तो वो कहलाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। अब इसको भी अपन आइसो प्रोडक्ट से यदि दिखाना चाहें तो इसको बड़ा दिखा सकते हैं कि इसके अंदर ये ओ एक्सिस के ऊपर जैसे लेबर और ये अपना वाई एक्सिस के ऊपर अपना कैपिटल। अब जैसे 1 यूनिट लेबर की और 1 यूनिट कैपिटल की, ये के, ये एल इसके अंदर, इससे अपना प्रोडक्शन हो रहा है ये हो रहा है अपना IPC 100 यूनिट, ठीक है। अब अगर अपन बड़ा लेबर की और कैपिटल की एक यूनिट और इंक्रीज करते हैं, है ना, ये तो अपनी कैपिटल K1 और इसको अपन ने मान लिया L1, तो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज होके IPC कितना हो गया, 180 यूनिट। यानी अपना लेबर और कैपिटल की एक यूनिट बढ़ी, यानी 100% इंक्रीज किया, लेकिन प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज हुआ बेटा, 80, यानी 80% का इंक्रीज हुआ। यदि फिर अपने एक यूनिट कैपिटल की एक यूनिट लेबर की लगाते हैं, तो इसके बाद में अपने को प्रोडक्शन प्राप्त होता है ये L2 और ये 3। तो प्रोडक्शन मिला अपने को कितना, IPC 250, ठीक है। प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट से हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो यदि बड़ा इसके अंदर आइसो प्रोडक्ट के द्वारा यदि लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल यदि पूछा जाए, तो अपन इसके द्वारा अपन इसको शो कर सकते हैं, बता सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब अपना जो प्रोडक्शन से रिलेटेड बड़ा जो टॉपिक है, जिसके अंदर देखिए प्रोडक्शन से रिलेटेड अपने प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद में प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन के भी अपने 2 टाइप्स थे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ये टॉपिक बड़ा आपको बढ़िया ढंग से तैयार करना है, ठीक है। लॉ ऑफ
रिटर्न टू वेरिएबल प्रोपोर्शन है ना, जो शॉर्ट टर्म इसके अंदर प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट है, जिसको लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के द्वारा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के द्वारा उसको अपन बोलते हैं। उसका क्वेश्चन बड़ा 20 मार्क्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग तैयार करना है। फिर सेकंड इसका लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है, ये क्वेश्चन भी बड़ा इसका इंपॉर्टेंट बनता है। ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस है, प्रोडक्शन फंक्शन है, उसके 2 टाइप्स है, जिसमें लॉन्ग टर्म है उसके अंदर लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है, उसको अपन एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद में आइसो प्रोडक्ट कर्व, ये भी एक अलग टाइप है, जिसमें प्रोडक्शन के लिए 2 फैक्टर्स है उसको यूज करते हैं। दोनों सब्सटीट्यूट एक दूसरे को, उसको एक दूसरे की जगह काम में ले सकते हैं, है ना, दोनों के बगैर अपन प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ये सब अपन ने देखा। इसके अंदर एक बार क्वेश्चन आया बड़ा 8 मार्क्स के अंदर कि लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल को आइसो प्रोडक्ट कर्व के द्वारा दिखाइए। तो ये अपने जिसके 3 तो पार्ट है, तो 3 स्टेज है, वो अपने की इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और कांस्टेंट जो रिटर्न टू स्केल है उसको अपने को किस प्रकार से शो करना है इसमें। ठीक है, ये अपना टॉपिक है, यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड कंप्लीट होता है। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक अपना वो है कॉस्ट से रिलेटेड, यानी लागत एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस के बारे में अपन इसकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। कॉस्ट है अलग अलग टाइप्स की होती है ना, अकॉर्डिंग टू नेचर अलग टाइप की कॉस्ट होती है, अकॉर्डिंग टू, है ना, जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट है वो अलग टाइप से होती है। वो सब बड़ा इसके अंदर कॉस्ट, उसके रिलेशनशिप, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोडक्शन का कंप्लीट है, और कॉस्ट एनालिसिस का टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही बड़ा इस क्लास के अंदर। ओके।